हमारा OSI मॉडल, यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। देखिए बेसिकली फ्रेंड्स क्या होता है ना, जब भी हम किसी न्यू थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं तो उसका हमें एक दिमाग में पिक्चर बनाना ज़रूरी होता है, ताकि हम एक समझ लें कि वो जो काम है, वो जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो काम कैसे कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम नेटवर्क की बात करें, ठीक है, नेटवर्क की बात करें कि नेटवर्क में जो डेटा है वो कैसे ट्रैवल कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपकी एक सिस्टम आपके पास है और एक सिस्टम आपके फ्रेंड के घर पे है। ठीक है, आप दिल्ली में रहते हैं, आपका फ्रेंड नोएडा में रहता है। उन दोनों के आप क्या करते हैं, अपने सिस्टम से उसके सिस्टम के बीच में कोई भी डेटा ट्रैवल करते हैं, कोई भी डेटा क्या सेंड करते हैं। ठीक है, तो ये जानने के लिए कि जो आपने डेटा सेंड करा अपने सिस्टम से अपने फ्रेंड के सिस्टम तक, वो डेटा उस तक कैसे पहुंचा, ठीक है, वो कैसे अपने उसके सिस्टम तक ट्रैवल करा, तो ये हमें जानने के लिए क्या ज़रूरी होता है, हमें OSI मॉडल पढ़ना होता है। ठीक है, तो बेसिकली यही हमें बताता है OSI मॉडल कि नेटवर्क में जो डेटा है वो किस तरह से ट्रैवल कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए OSI मॉडल को जानने से पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं पहले, कि हिस्ट्री क्या है OSI मॉडल की। ठीक है, देखिए बेसिकली OSI मॉडल के आने से पहले क्या होता था, जो सेम मैन्युफैक्चरर्स के कंप्यूटर होते थे, यानी कि जो सेम कंपनी के कंप्यूटर होते थे, फॉर एग्जांपल आपका IBM होगा या एप्पल हो गया, ठीक है, उन्हीं को मान लीजिए आपकी कंपनी है, आप उसमें एक सेम मैन्युफैक्चरर कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, दोनों मतलब 2 4 6 जितने भी कंप्यूटर्स हैं सारे सेम मैन्युफैक्चरर कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, तो वही कंप्यूटर क्या हो सकते थे, आपस में क्या होते थे, डेटा शेयर कर पाते थे। ठीक है, देखिए ऐसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, 2 सिस्टम रखे हुए हैं यहाँ पे IBM के। ठीक है, तो यही 2 सिस्टम आपस में क्या करेंगे, डेटा को शेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो इनके अपने प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल होते थे जो कि मदद करते थे डेटा को शेयर करने के लिए। ठीक है, पर दिक्कत कहाँ आती थी, अगर आपकी कंपनी में कोई अदर मैन्युफैक्चरर का कंप्यूटर आ जाए, ठीक है, वहां पे दिक्कत आती थी। ठीक है, अगर मान लीजिए एक आपका IBM का सिस्टम है, एक आपका एप्पल का सिस्टम है, अगर इन दोनों के बीच में आपको कम्युनिकेशन कराना था, तब क्या होती थी, तब आती थी दिक्कत, क्योंकि ये 2 के अलग अलग मैन्युफैक्चरर कंप्यूटर हो गए, यानी कि अलग अलग प्रोटोकॉल्स हो गए, इन दोनों के अलग अलग प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल हो गए। तो इन दोनों के बीच में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए क्या दिक्कत आती थी, दोनों के में डेटा ट्रांसफर नहीं हो पाता था OSI मॉडल आने से पहले। इसी कमी को दूर करने के लिए ISO ने क्या करा, देखिए बेसिकली ISO क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि क्या स्टैंडर्ड सेट करती है। ठीक है, बेसिकली जो ISO होता है इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये 23 फरवरी 1947 को बनी थी। ठीक है, जैसे कई बार आपने कई इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कई कंपनीज होती हैं, वहाँ पे देखा होगा आपने, वहाँ पे लिखा रहता है कि ISO सर्टिफाइड 9001 2001 सर्टिफाइड, इस तरीके से कुछ लिखा रहता है। यानी कि ISO जो एक स्टैंडर्ड बॉडी है इंटरनेशनल, वो बेसिकली करती क्या है, वो कुछ स्टैंडर्ड सेट करती है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 5G आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसके कुछ स्टैंडर्ड सेट कर देगा कि ये स्टैंडर्ड्स हैं, अगर वो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा तो क्या हो जाएगा, ये ISO सर्टिफाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या ISO एक क्या इंटरनेशनल बॉडी है। इस तरह से बहुत सारी बॉडी होती है, हमारी ANS है, ANSI हो गई, ISO हो गई, IEEE हो गई, तो बहुत सारी हमारी नेटवर्किंग वगैरह की बॉडी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जो जितनी भी इंटरनेशनल बॉडी है, सब चीज़ों के बारे में डिटेल में एक वीडियो लाऊंगा मैं, जिसमें हम सिर्फ सारी बॉडीज़ के बारे में आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझिए, अभी आप ISO पे फोकस करिए। ठीक है, क्या है, बेसिकली एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करती है किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी को लेके। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग 146 कंट्री, जो ISO है वो 146 कंट्रीज को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो बेसिकली क्या कर रही है, स्टैब्लिश इंटरनेशनल टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड टू फैसिलिटेट ग्लोबल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड बैरियर फ्री ट्रेड। ठीक है, बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया क्या, एक स्टैंडर्ड सेट कर दी जिसके तहत जो है न्यू टेक्नोलॉजी क्या उसके स्टैंडर्ड को देख के अपनी जो टेक्नोलॉजी लाती है। ठीक है, ताकि क्या एक बैरियर फ्री वो क्या ट्रेड कर पाए। ठीक है, तो बेसिकली जो जब इसे ये प्रॉब्लम हो रही थी कि जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर कंप्यूटर थे आपस में कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो ISO ने क्या करा, एक कमेटी बुलाई 1977 में। ठीक है, वो कमेटी क्यों बुलाई, जो ये दिक्कत हो रही थी इसको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो कमेटी बुलाई गई थी। ठीक है, डेवलप एन आर्किटेक्चर फॉर कंप्यूटर कम्युनिकेशन। ठीक है, ऐसा आर्किटेक्चर बनाने के लिए कमेटी बुलाई गई थी ताकि जो 2 डिफरेंट वेंडर्स के कंप्यूटर थे वो आपस में क्या करें, कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, तो बेसिकली तब जाके जो 1984 में जो आपका OSI मॉडल था ये डेवलप हुआ। ठीक है, इसको किसने डेवलप करा, इसको ISO ने डेवलप करा था। ठीक है, तो 1984 में जाके क्या हो, OSI क्या हो, डेवलप हुआ। ठीक है, बेसिकली ये 7 लेयर्स मॉडल बना था। क्या था, पूरी 7 लेयर्स का मॉडल था जिसमें बताता था कि जो डेटा है वो नेटवर्क में कैसे जा रहा है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में तक। ठीक है,
देखिए बेसिकली अब 7 लेयर्स थी ओएसआई मॉडल की। तो सबसे पहली लेयर थी बेसिकली, अगर हम टॉप से बात करें तो एप्लीकेशन लेयर थी, देन प्रेजेंटेशन लेयर, देन सेशन लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, देन नेटवर्क लेयर, देन डेटा लिंक लेयर एंड देन प्रेजेंटेशन लेयर। ओके, तो देखिए बेसिकली ये 7 लेयर्स थी हमारी ओएसआई मॉडल की, ठीक है, जो कि ये बताता है कि जब वो डेटा है जो नेटवर्क में ट्रैवल कर रहा है वो किन किन फॉर्मेट में जा रहा है। सबसे पहले वो एप्लीकेशन लेयर पे जाएगा, फिर प्रेजेंटेशन पे जाएगा, फिर सेशन पे जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट पे जाएगा, फिर नेटवर्क पे जाएगा, फिर डेटा लिंक लेयर पे जाएगा एंड देन फिजिकल लेयर पे जाएगा। ठीक है, तो ये सारी लेयर्स थी। ठीक है, और अगर आपको नेटवर्किंग में पूरी समझनी, यानी 90%, अगर आपने ओएसआई मॉडल ठीक तरीके से समझ लिया तो 90% नेटवर्किंग आप समझ जाएंगे कि डेटा कहाँ कैसे जो ट्रैवल कर रहा है नेटवर्क में। ठीक है, और ये आपकी ट्रबल शूटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जब आप आगे जाके जब आईटी में जॉब करेंगे तो कई बार क्या ट्रबल शूटिंग में हेल्प करता है हमारा ओएसआई मॉडल, क्योंकि पता चलता है कौन सी लेयर की दिक्कत है, ये फिजिकल लेयर की दिक्कत है, डेटा लिंक लेयर की दिक्कत है, नेटवर्क लेयर की दिक्कत है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है आपका ओएसआई मॉडल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेसिकली इनकी जितनी भी 7 लेयर्स हैं, पर्टिकुलर लेयर पे एक डिटेल में वीडियो में लाऊंगा, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी डिटेल में समझने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली इन सारे लेयर्स को आपको याद करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या करते हैं आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे ए से आपने याद करा ऑल, पी से आपने याद करा पीपल, एस से आया सेम्स, टी से टू, एन से नीड, डी से डेटा एंड पी से आपका प्रोसेसिंग। ठीक है, बेसिकली कैसे बना, ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। ये एक क्या है, एक तरह से आप याद कर सकते हैं इसको ऐसे, ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। ए से एप्लीकेशन, बी से प्रेजेंटेशन, एस से सीम्स, सेशन, टी से ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा एंड फिजिकल। ठीक है, बेसिकली ये इससे आप याद कर सकते हैं। या फिर आप कुछ दूसरी तरीके से याद करें, जैसे कि आपने ए से लगा आंध्र प्रदेश से ट्रेन न्यू दिल्ली पहुंची। ठीक है, तो अपनी अपनी तरीके से आप याद कर सकते हैं इस पूरी 7 लेयर्स को। तो बेसिकली ये था हमारा ओएसआई मॉडल की ज़रूरत क्यों पड़ी। बेसिकली जैसे मैंने बताया आपको, क्योंकि पहले डिफरेंट मैन्युफैक्चरर कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, तो इसलिए ओएसआई मॉडल बनाया कि इस मॉडल को देख के जो है अब मैन्युफैक्चरर ने जो भी अपनी टेक्नोलॉजी है वो अब क्या करें बना रही है। तो इस मॉडल के चलते क्या दो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर कंप्यूटर आपस में क्या कम्युनिकेट कर पाएंगे, यानी कि डेटा एक्सचेंज कर पाएंगे। इसलिए हमें ओएसआई मॉडल की ज़रूरत पड़ी। इसको आईएसओ ने बनाया, ठीक 1984 में बनाया गया एंड 7 लेयर्स इसमें रखी गई, जिसमें और हर एक लेयर का अपना अलग अलग काम होता है। एप्लीकेशन लेयर का अलग काम है, प्रेजेंटेशन लेयर का अलग काम है, सेशन का अलग काम है। इस तरह से हर लेयर का अपना अलग काम होता है। तो इन सब लेयर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज से जो मैं ओएसआई मॉडल की डिटेल जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो इस सीरीज़ के में आप बने रहिए। और अगर